हेलो हाय एवरीवन, वेलकम इन आवर टुडे पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त प्रिया, और रेडियो के ऑफिशियल पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ के उन मोमेंट के बारे में, उन स्ट्रगल्स के बारे में, सेल्फ ग्रोथ के बारे में, और एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिलिंद मिश्रा जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और गोंडा की यूथ्स के लिए एक यूथ आइकन है। वेलकम मिलिंद। सबसे पहले नमस्कार आपको, और आप सभी को भी नमस्कार। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है। मैं गोंडा जनपद में वजीरगंज ब्लॉक के पास बालेश्वरगंज मार्केट पड़ती है, वहीं का रहने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर गायत्रीपुरम में रहता हूँ और एलबीएस डिग्री कॉलेज में फाइनल ईयर कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स से। और साथ में पब्लिक स्पीकिंग, स्पीच, डिबेट्स में भाग लेता हूँ, टीचिंग भी करता हूँ यूट्यूब पर। और यही सारी चीज़ें हैं, प्रयास करता हूँ कुछ बेहतर करने का। जी, बहुत ही शानदार इंट्रो आपने दिया। वैसे मैं आपके बारे में जानती हूँ और हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं बहुत सारे यूथ्स हैं, और स्पेशली जो एलबीएस के स्टूडेंट होंगे या फिर पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेशन देते हैं, उन्हें आपके बारे में पता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिंद, हमारा जो ये पॉडकास्ट है ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। जो बातें मेरे मन में आएगी या आपको जो भी समझ में आएगा आप उसका जवाब देंगे। तो मेरे मन में एक बात आ रही थी कि जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, तो जो बच्चा या जो यूथ जीरो से खुद को खड़ा करके पब्लिक स्पीकिंग में आगे जाना चाहते हैं, स्पीच देना चाहते हैं, वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग को कैसे बेस्ट करें और क्या करें वो, जिससे वो अच्छा कम्युनिकेट कर सके। तो प्लीज बताएं। पब्लिक स्पीकिंग का नाम आते ही क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारे परसेप्शन बन जाते हैं कि ये बहुत हार्ड चीज है, मतलब इसे सभी नहीं कर सकते, कोई सुपर पावर मिलती होगी ऊपर से, तब ऐसे लोग बहुत ही अलग होते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सबसे आसान चीज है तो वो बात करना ही है। बात कितनी प्यारी चीज है। हम क्लासरूम में जाते हैं तो दोस्तों से बात करते हैं, घर में बाहर पड़ोस से निकलते हैं तो पड़ोसी से बात करते हैं, और बात से हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे। हम और आप भी तो बात ही कर रहे हैं यहाँ पर पॉडकास्ट में बातें ही हो रही हैं, और किसी का भी हम पॉडकास्ट देखते हैं तो बातें ही होती हैं। यही है पब्लिक स्पीकिंग। अगर मैं बात करूं कि इसे कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं आज के लगभग 4 साल पहले या 3 साल पहले, मैं जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, तो मैं बहुत ही मतलब इंट्रोवर्ट इंसान था। अच्छा। यानी कहने का मतलब कि मैं बोल नहीं पाता था ज्यादा, और रिलेटिव्स में ऐसा था कि मिलिंद बहुत ज्यादा सीधे हैं, ये बोल नहीं पाते हैं। हालांकि मैं रिस्पेक्ट करता था लोगों की, लेकिन क्या था कि वही था कि लोग कहते थे कि मैं नहीं बोल सकता कहीं पर। तो मेरे अंदर यही दृढ़ निश्चय आया कि मुझे ये गलत साबित करना है लोगों को, और मुझे इम्प्रूव करना है अपनी पब्लिक स्पीकिंग। कैसे हुआ? अगर मैं बात करूं पब्लिक स्पीकिंग कैसे मैंने इम्प्रूव की, तो सबसे आसान तरीका है कि सबके पास मोबाइल है, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए और खुद से बात कीजिए। उस वीडियो को कहीं पोस्ट मत कीजिए, लेकिन आप उसे रिकॉर्ड कीजिए और खुद ही बार बार सुनिए। घर में मिरर होगा तो मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात कीजिए। कोई भी टॉपिक चल रहा है, चाहे नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, उसे आप खुद से चर्चा कर सकते हैं। मेरी पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव करने में मेरे पापा का भी बड़ा योगदान है, और मम्मी और भाई का भी। क्योंकि क्या है कि मैं ज्ञानी टाइप का इंसान हूँ। मैं घर पर बैठता हूँ तो ज्ञान की बातें बहुत ज्यादा बताता हूँ, मतलब ऐसे ही हर चीज में मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का बहुत ज्यादा ऐसा मचा रहता है कि घर में पहुंचूंगा तो वहां पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। अच्छा, पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो उसे सुना जाए। मेरे पापा सुनते हैं, मम्मी सुनती है मेरी बातों को, तो इससे मेरी जो योग्यता है वो बढ़ती है पब्लिक स्पीकिंग में। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि कॉलेज आने के बाद अब क्या हो गया है कि लाइब्रेरी कल्चर है कि सभी लोग, हाँ बहुत ज्यादा, कि सभी लोग वही मतलब छोटा सा स्लॉट बुक करेंगे और उसी में बैठकर पढ़ा करेंगे, मतलब 12-12 घंटे पढ़ेंगे, आएंगे लंच करेंगे और फिर पढ़ने लगेंगे। इस तरीके से कभी पब्लिक स्पीकिंग आप नहीं सीख सकते। जब आप लोगों से मिलेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, तब आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप 12th पास किए हैं, कॉलेज में आए हैं, तो कॉलेज का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आया है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो। अगर आप पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो कॉलेज जरूर आए।
कॉलेज आने से सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि आप पढ़ाई करेंगे रट्टा मार के मतलब पास ही होना है। जो कॉलेज है वो सामूहिक विकास करता है। आपके मित्र बनेंगे, लड़के भी मित्र होंगे, लड़कियां भी मित्र होंगी, तो इससे कम्युनिकेशन गैप भी कम होगा और आप अच्छा बोल सकेंगे। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो कॉलेज जरूर आइए। मैं रेगुलर कॉलेज करता था और इसके साथ साथ जो डिबेट्स होती हैं, स्पीच होती है, वहां पर पार्टिसिपेट करने से आपकी पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही। वैसे मैंने भी ये चीज़ देखा है कि जो आज का हमारा यूथ है, आपको क्या लगता है कि जो आज का यूथ है इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, या कंपैरिजन थिंग्स है, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है? जी। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे यूथ बहुत जल्दी प्रेशराइज हो जाते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, और इसका नतीजा रिजल्ट ये होता है कि वो अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पाते। तो आखिर ये शॉर्टेज का है। आप भी यूथ हैं और आपकी बातें इतने सारे लोग सुनते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इस पे क्या सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर हमारी यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं बात करूं यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, जी। तो सबसे मूल रीजन जो है, मेन रीजन अगर मैं बात करूं तो वो है कंपैरिजन का, यानी तुलना करने का। हम क्या है कि हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम उससे तुलना करेंगे कि उससे तुरंत कंपेयर करने लगेंगे। मान लीजिए मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, जी। स्पीच दे रहा हूँ, तो जो तुलना करने वाले हैं वो तुलना करने लगेंगे, जैसे जो नहीं कर पाते हैं जी। वो क्या करेंगे कि तुरंत तुलना करने लगेंगे कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता, मिलन कर लेते हैं, और यही मानकर वो रिग्रेट करने लगेंगे। जी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप प्रयास कर सकते हैं सीखने का। और एक बात बताना चाहूंगा कि इंसान जितने भी हैं इस दुनिया में, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। मैं पब्लिक स्पीकिंग अच्छा करता हूँ, लेकिन यह जरूरी नहीं कि मैं मैनेजमेंट अच्छा कर लूँ। हो सकता है आप इवेंट कोई हो उसकी प्लानिंग अच्छी कर लें, आप स्क्रिप्टिंग अच्छी कर सकते हो, या आप स्टोरी टेलिंग अच्छी कर सकते हो। यानी कई सारी फील्ड है, टीचिंग अच्छी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि एक फील्ड में सभी लोग महारत हासिल कर लें, यही है। तो हमें ये समझना चाहिए कि सबके अंदर टैलेंट है, यानी भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिया है जो आप बेहतर कर सकते हैं। बस आपको उसे पहचानना है और उसमें प्रैक्टिस करनी है, और जिससे आप बेहतर बन सकते हैं। और ये हमेशा समझिएगा कि अगर मैं मछली से कहूँ कि वो उड़ने लगी तो उड़ नहीं सकती, और अगर पक्षी से कहूँ कि तैरने लगे तो वो तैर नहीं सकता। सबके अपने अपने टैलेंट हैं, अगर आप उसे पहचान लेते हैं तो आप बेहतर कर पाएंगे। और हमें आवश्यकता होती है कि हम अपनी विशेषताओं पे ध्यान दें कि हम कहाँ बेस्ट कर जी। सकते हैं, क्योंकि जो अच्छा खिलाड़ी है वो अच्छा सिंगर नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ के लिए आप बने हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप स्पीच देना आप अच्छा दे सकते हैं, आप दे रहे, अभी आप सोचने लगे कि हमको सिंगिंग करना है, जी। तो वो टफ होगा। जी। तो आई थिंक हमारे यूथ्स को जी। इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और अगर मैं बात करूं जी। कि जैसे मैंने बताया कंपेयर करने, तो कंपेयर ही मेन रीजन है। इसी से ओवर थिंकिंग होती है, क्योंकि जब आप कंपेयर करेंगे तो थिंकिंग बढ़ेगी कि वो कैसे कर लेता है, मैं आप कुछ एक्ट करने के बजाय सिर्फ सोच रहे हैं। आपको जी। सोचना नहीं है। मतलब अगर आपको सीखना है, कुछ पब्लिक स्पीकिंग ही सीखनी है, तो आप प्रयास कीजिए। अब आप सोच रहे हैं तो ओवर थिंकिंग होगी, स्ट्रेस होगा, कॉन्फिडेंस वैसे ही कम हो जाएगा। तो कंपेयर ना कीजिए बस। सबसे ज़रूरी है कि आप खुद पे ट्रस्ट रखिए, बिलीफ रखिए, और कंपैरिजन करना है तो पॉजिटिव रखिए। अगर आप पॉजिटिव कंपैरिजन करते हैं तो जिस तरह से मिलिंद जी आज हमारे स्टूडियो में हैं, वैसे ही हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप भी अपनी स्टोरी को शेयर कर रहे हो। वैसे मिलिंद, मेरे मन में अभी जस्ट एक सवाल आ रहा था कि जैसे आपने पब्लिक स्पीकिंग का बताया और मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की थी, तो आपने कई सारे इवेंट विन किए, आपने कॉम्पिटिशन। तो जब सक्सेस मतलब विनर की बात आती है, विक्ट्री की बात आती है, तो उसी के साथ एक चीज आ जाती है, फेलियर, असफलता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग नहीं। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि सैड स्टोरीज बहुत ज्यादा वायरल कर जाती हैं। तो फेलियर को आप कैसे देखते हैं? आई मीन कि कुछ लोग फेलियर से टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम इतनी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस पर परसेप्शन बना लेंगे, उसको बड़ी प्रॉब्लम बना लेते हैं, उसका सोल्यूशन नहीं खोज पाते हैं। तो फेलियर को कैसे देखते हैं? एक बहुत ही प्यारी लाइन है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर,
न बिकने का इरादा हो तो तो कीमत और बढ़ती है, जी। तो कीमत और बढ़ती है। तो कभी भी फेलियर से परेशान नहीं होना है। जी। अगर मैं बात करूं तो असफलता जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमें सफलता का महत्व ही नहीं समझ में आएगा। जी। अगर आप फेलियर से सीखेंगे नहीं तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। कभी भी फेलियर को हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि हम ऐसा मतलब रोतलू टाइप के हो गए हैं कि मतलब एक बार फेलियर मिल गया तो फिर हम ये सोच रहे हैं कि अब हो ही नहीं पाएगा, ऐसा अटेम्प्ट नहीं है। करना ही बंद कर हाँ, दें। जी। हमें प्रयास करने चाहिए। मैं एक स्टोरी भी बताना चाहूंगा कि चाणक्य को आप सभी जानते होंगे, जी बिल्कुल। चंद्रगुप्त मौर्य को जानते होंगे। जी। तो चाणक्य ने जब कहा था स्टार्टिंग में कि मैं नंद वंश का अंत कर लूंगा, तो ये कहना मात्र आसान है लेकिन इसे प्रूव करना कठिन है। चाणक्य ने कैसे प्रूव किया होगा, कितने सालों की मेहनत लगी होगी चंद्रगुप्त मौर्य को इम्प्रूव करने में, जी। उनको शिक्षित करने में। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य पहली बार अटैक करते हैं तो पराजित हो जाते हैं बहुत ही बुरी तरीके से धनानंद से। दूसरी बार करते हैं तब भी पराजित हो जाते हैं, कहीं कहीं तो ऐसा वर्णन मिलता है कि कई बार हारे हैं। तो अंत में उन्हें समझ में आया कि मैं अकेले नहीं लड़ सकता धनानंद से, जी। क्योंकि मगध साम्राज्य बहुत ही बड़ा था। तो चाणक्य ने क्या किया कि चंद्रगुप्त से कहा कि पहले आसपास के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनसे आप मित्रता स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए, और जब एक ग्रुप बन गया तब उन्होंने अटैक किया और वे विजयी हो गए। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि उन्होंने अपनी फेलियर से सीखा। जी। मतलब उन्हें यह समझ में आया कि अगर वो अकेले लड़ेंगे तो वो नहीं जीत सकते। ये तब तक नहीं समझ में आता जब तक वो फेल ना हुए होते। इसलिए फेलियर को हमेशा पॉजिटिव मतलब लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये बहुत सही मानना है। और आज का हमारा हर यूथ, हमारी जो भी ऑडियंस है जो हमारा पॉडकास्ट देख रही है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, पर नाउअडेज सोशल मीडिया के टाइम पे लोग अपनी हैप्पीनेस को ज़्यादा शेयर करते हैं। तो इससे ये होता है कि हमें लगता है कि सबकी लाइफ बहुत अच्छी है, सबकी लाइफ प्रॉपर अच्छे से जा रही है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं जी। कि जो रील की लाइफ है, जैसे 30 सेकंड या 1 मिनट की रील देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसकी होल लाइफ कैसी है, क्योंकि उसमें सिर्फ बेस्ट चीजें ही दिखाई जाती हैं, वही दिखाया जाता है जिससे आप उसे लाइक करें, कमेंट करें। कोई जरूरी नहीं कि अगर रील में सब खुश दिख रहे हैं तो उस 30 सेकंड मतलब वो 24 घंटे में 30 सेकंड क्या महत्व रखता है। जी। हो सकता है कि वो एक्ट कर रहा हो, एक्ट वैसे भी करते हैं। जी। शेक्सपियर ने कहा है कि ये दुनिया एक रंगमंच है जी। और यहाँ पर सभी एक्ट करते हैं, तो वैसे ही वो रील पर एक्ट करते हैं। हम कभी भी ऐसे रील वगैरह को देखकर, किसी एक्टर या खिलाड़ी को देखकर ये नहीं समझ सकते कि उसकी रियल लाइफ में स्ट्रगल क्या है। हो सकता है वो आपसे भी ज्यादा परेशान हो, जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा हो जाता है तो हमें बचना चाहिए। वही कंपेयर करने लगते हैं यहाँ पर। हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि देखिए, कोई भी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के थ्रू, रील्स के थ्रू अपने अप्स डाउन को नहीं शेयर कर रहा होता है। वो अपनी लाइफ की अच्छे मोमेंट को शेयर कर रहा होता है। अगर उसने कुछ विन किया उसे शेयर कर रहा होता है, तो हमें लगता है यार हम कितने पीछे हो गए, हम तो बहुत पीछे जा रहे हैं, दुनिया हमसे आगे निकल गई। बल्कि हम ये नहीं देख रहे होते हैं कि हम चल कहाँ रहे हैं, हम एक्शन कहाँ ले रहे हैं। हम तो कंपैरिजन करने में लगे हुए हैं। तो कंपैरिजन अगर पॉजिटिवली होता है तो दैट टू मच गुड, बट अगर निगेटिव सेंस में हम उसको करते हैं तो बर्डन आएगा, प्रेशर आएगा। वैसे मिलिंद, जैसे हर किसी की लाइफ में एक बैड फेज होता है, बैड सेशन होता है, बैड सेक्शन होता है, बट कुछ लोग उसको कट ऑफ करके प्रॉपर निकल लेते हैं बाहर, उन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर देते हैं। और कुछ लोग नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते वो कहते हैं ना कि योग्यतम की उत्तर जीविता का सिद्धांत भी था, तो सिद्धांत भी है फिलहाल। तो ये होता है कि जो सरवाइव कर लेता है चीजों में, प्रॉब्लम में, वो तो रहता है। जो नहीं सरवाइव कर पाता है वो नहीं एग्जिस्ट कर पाता है वहाँ पे। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा बैड फेज, कोई ऐसा मोमेंट जिसको आपने अच्छे से हैंडल किया और उसको फिनिश किया और आज आप यहाँ हैं? जी तो शेयर करें। हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं 12th कर रहा था तो 12th मैंने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से किया था। लेकिन क्या हुआ कि 11th में पूरा साल कोरोना ले गया। कोरोना स्टूडेंट थे? हाँ, कोरोना स्टूडेंट थे। मेरा 1 ईयर ड्रॉप भी था क्योंकि मुझे डेंगू भी हो गया था, अभी मैं बताता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो 11th में पूरा कोरोना के कारण बंद था कॉलेज। एडमिशन हमारा हो गया था लेकिन सिर्फ फीस ही गई, क्लास नहीं हुई थी कुछ भी। इसके बाद 12th में आया
तो पापा का ट्रांसफर हो गया, उतरौला साइड में है तो वहां पर हो गया, तो वहां से 80 किलोमीटर पड़ता है गोंडा लगभग, जी। तो आना मुश्किल हो जाता था। तो मैंने सेल्फ स्टडी से ही क्या किया कि पढ़ाई की। अब जी। मैंने मैथ ली थी 12th में, तो ओके। क्या हुआ उससे कि सेल्फ डाउट हुआ, क्योंकि रिजल्ट में उतने ज्यादा अच्छे अंक नहीं आए जितना मेरी योग्यता थी, जी, या मैं एक्सपेक्टेशन रेगुलर पढ़ता तो मेरे आ जाते। तो सेल्फ डाउट एक तो खुद से होता है, वो तो होता ही है, लेकिन आसपास के लोगों से ज्यादा हो जाता है सेल्फ जी। डाउट। और उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चालू की, सीयूईटी जो होती है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, जी। मैं प्रिपरेशन करने गया। लेकिन वहीं पर मुझे मतलब सामना करना पड़ा, डेंगू हो गया था मुझे। और इस चीज का भी सामना करना पड़ा था कि कई लोग ऐसा कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था, मतलब मैं जैसे आज आपसे बात कर रहा हूँ, जी। मैं पहले बोल नहीं पाता था इतना ज्यादा। तो ओके। ये सारी चीजों का मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। जी। मेरा 16,000 प्लेटलेट्स था, यानी यमराज से मिलकर मैं वापस आया हूँ, बहुत ज्यादा ओके। सीरियस था। हम्म। लेकिन वही सबसे बैड फेज था, यानी मैं कह सकता हूँ कि वो एक साल मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ, क्योंकि मेरा एडमिशन भी नहीं हो पाया था। जी। मैं तैयारी तो कर रहा था, लेकिन क्या है कि सोसाइटी ऐसा प्रेशराइज कर लेती है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, वैसे ही कि आप समझते हैं कि खाली बैठा हूँ, कुछ हो भी नहीं पाया, कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं हो पाया, अब क्या होगा। तो तभी से मैंने ये शुरुआत की कि मैं अब अपने आप को 1% रोज इम्प्रूव करूंगा और कुछ बेहतर चीजें करूंगा। जी। और उसी सबका ये रिजल्ट है कि धीरे धीरे कर कर आज मैं कई चीजों में अच्छा कर रहा हूँ, और अच्छा करना भी है आगे। जी। लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है, मैं कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बेस्ट हूँ, अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन बस प्रयास है अच्छा बनने का। वैसे मैंने आपकी यूट्यूब प्रोफाइल देखी है, आप काफी पिछले शायद 2-3 साल से आप टीचिंग, जी ऑनलाइन टीचिंग जी कर रहे हैं और हिस्ट्री पढ़ाते हैं। जी बहुत अच्छी क्लासेस जी कंडक्ट करते हैं आप, और आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपके स्टूडेंट हैं कॉलेज में ही, तो उनसे भी मेरी इस विषय पे बातचीत हुई। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और जी इसमें भी वैसे आपका फ्यूचर गोल क्या है ये आपको पता जी। होगा, और मेरी भी वेल विशेस आपके साथ हैं कि आप काफी अच्छा थैंक करें। यू। वैसे मिलिंद, जब आप बाकी अपने हम उम्र क्लासमेट से, बैचमेट से इतना बेस्ट कर रहे हैं, तो एक फेज आता है, वैसे इसको पॉजिटिव सेंस में ही जी लेना है, जेलिसी। जी तो होता है कि जो हमारे कुछ खास दोस्त यार जी। होते हैं, या कुछ ऐसे जिनसे हम बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं कि बिल्कुल। भाई वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, या वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, क्योंकि जिस फेज में हम लोग की एज है वहाँ हम प्यार, दोस्ती, इन सब चीजों को प्रायोरिटाइज करते जी हैं। जी। तो क्या आपका, आपके किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ ऐसा कोई मोमेंट जब आपको लगा हो यार कि ये तो मेरा अपना इतना अच्छा दोस्त था, जी और आपकी किसी सक्सेस से उसने वो रिएक्शन ना दिया हो जो रिएक्शन आप उससे एक्सपेक्ट करते थे? जी। तो प्लीज शेयर करें, क्योंकि हमारी ऑडियंस में सबसे ज्यादा ये हम यूथ ही हैं, और हाँ। ऐसे आंसर्स की, क्योंकि होता क्या है ना, जो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज जी। हो, एक अच्छा चीज हो सकता है, तो प्लीज शेयर। हाँ, मैंने अभी रिसेंट में एक रील भी देखी थी, तो उसमें पूछा जाता है कि सबसे खतरनाक स्टेशन कौन सा है। जी। तो वो पूछता है कि पुलिस स्टेशन या रेलवे स्टेशन। तो तीसरा बंदा कहता है एक्सपेक्टेशन। ओके। तो अगर आप उम्मीद किसी से रखते हैं, जी। तो ये मतलब आपके दुख का कारण भी बन सकती है, यानी क्योंकि जब हम उम्मीद रखते हैं तो वैसा होता नहीं है अक्सर। जैसे मैं आज की ही बात करूं, जी। मेरे कई प्रिय मित्र हैं, जी। मैंने मतलब 2 दिन पहले पता चला जब मुझे, तो मैंने इसे शेयर किया। तो मुझे उम्मीद थी कि उनसे अच्छी शुभकामनाएं आएंगी, वैसे बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी, लेकिन जो खास मित्र हैं जिनके साथ हम अध्ययन करते हैं, वो अगर बढ़ावा देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। एक इनर मोटिवेशन, हाँ, इनर मोटिवेशन आ जाता है। तो ऐसा हो जाता है। आप कभी भी देखेंगे जो लोग जेलस आपसे करेंगे, वो हमेशा आपकी बातों में बट ऐड करेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने सीजीएल क्वालिफाई कर लिया प्री एग्जाम, मैं उनसे बताऊंगा कि मेरा सीजीएल क्वालिफाई हो गया है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम प्री, तो वो शुभकामनाएं नहीं देंगे, वो कहेंगे अच्छा प्री हुआ है, लेकिन मेंस बाकी है ना। मतलब प्रेजेंट में वो नहीं जिएंगे। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन हमसे जेलस है, मतलब वर्तमान में खुश ना होकर वो आपकी लाइफ में बट जरूर ऐड करेगा। तो ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए, क्योंकि जो प्रेजेंट में आज की हैप्पीनेस है उसे एंजॉय किए बिना आप तुरंत, फ्यूचर में जी नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि
अभी नहीं शेयर करेंगे। जैसे सभी लोग छोटी छोटी खुशियां भी शेयर कर देते, पहले हाँ। मैं भी ऐसा था। जी। मुझे मतलब ट्रॉफी भी मिल जाती थी तो मैं शेयर नहीं करता था, कोई सर्टिफिकेट मिले तो शेयर नहीं करता। मैं सोचता था कि इससे क्या, अभी ये सभी कुछ कहेंगे बड़ा कि हासिल माहौल, हो। हाँ कुछ बड़ा हाँ। हो तब जी। सिलेक्शन हो जाए तब मैं डालूं। हम्म। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि छोटी छोटी चीजों में खुश रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जी। अगर आप छोटी चीजों में खुश नहीं रहेंगे, अभी आप खुश नहीं हो रहे हैं, फ्यूचर का इंतजार कर रहे हैं, फ्यूचर कैसा हो ये डिसाइडेड नहीं है, तो यही करना चाहिए कि कुछ भी आप अचीव करें या 1% बेटर करें, उसे आप शेयर करें। ये जरूरी है, क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि दिखावा करने से, मतलब दिखावा कर रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको उससे किक मिलती है तो फिर आपको वो करना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है, जी। लेकिन उम्मीद होना गलत बात भी नहीं है, क्योंकि आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो तो उम्मीद तो जगती ही हाँ, है। उम्मीद करना तो जरूरी ही है। लेकिन होता है कि कई कई बार अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। हाल ही में मैंने ऐसा बहुत सारा अनुभव एक्सपीरियंस किया है, और इन अनुभवों से काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। आई थिंक इससे हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस भी काफी हाँ डेवलप होती है। जी अब बिल्कुल। अभी आप अगर अपने ओल्ड वर्जन को देखते होंगे, जी जब आप इंट्रोवर्ट थे, जी पब्लिक स्पीकिंग, जी और जी स्पेशली मुझे लगता है इंट्रोवर्ट्स के साथ ये इशू तो बहुत होता है, वो ओपनली बात नहीं कर पाते, वो अपनी बातें नहीं शेयर कर पाते। पर उसके बाद जब आप अभी अपने आप को देख रहे होंगे तो लगता होगा कि हाँ, बहुत सी चीजें बदल गई हैं। जी वैसे अगर आपको मौका दिया जाए, वैसे अगर मेरे पास मैजिक ऐसा हो जी और मैं उस मैजिक से आपको आपके ओल्ड वर्जन से मिलवा दूं, जी तो आप उसमें क्या चेंजेस करना चाहोगे और क्या कहना चाहोगे उससे? पुराने मिलन से क्या कहना चाहेंगे जी आप? उससे मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा इमोशनल कम होना है, ओके। और बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर का नहीं होना है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, जैसे किसी ने थोड़ा सा दुख बताया और तुरंत आप पहुंच गए उनके लिए, हम्म। तो ऐसे में क्या होता है कि आदमी आपको फ्री का समझ लेता है। जी। आज के समय में सबसे रियल बात बताऊं कि अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, किसी ने मैसेज किया हम्म। और आप फ्री हैं, आपने तुरंत रिप्लाई कर दिया, तो वो आपको समझेगा आप फ्री हैं। जी। जबकि ये हो सकता है कि आपने उसको हाँ स्पेशल महत्व, समझ हाँ के जी स्पेशल समझा है, उसे मैं महत्व देता हूँ। मैं अपनी जी पढ़ाई रोक कर रिप्लाई दे देता रिप्लाई हूँ, दे देता हूँ। लेकिन नहीं समझते लोग। तो मैं अपने ओल्ड वर्जन से यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा इमोशनल कम होना है और ज्यादा हेल्पिंग नेचर का नहीं होना है। जी। लोगों की मदद करनी है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि अपने कार्य को जी। छोड़कर आप उनके लिए पहुंच जाएं। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं, यानी कि यूज किया और फिर थ्रो कर दिया। और या फिर वो शख्स ऐसे हो, डिजर्विंग हो कि हाँ हाँ, वो भी अपने बिल्कुल। काम को छोड़कर आपकी हेल्प करते हैं, देन हाँ अगर आप उनके लिए इतनी ज्यादा प्रायोरिटी जी, दे रहे हो तो सही बात है। अगर कोई आपके बुलाने पर आ जाता है, आप जब बुरा फील कर रहे हैं, जब वो बुरा फील कर रहा था तो आप उसके लिए मौजूद थे, जी। तो उम्मीद तो रखना जरूरी ही है। बिल्कुल। सभी कहते हैं उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, मैं बुद्ध नहीं बनना चाह रहा। जी। हाँ, मुझे मतलब मैं इंसान हूं तो मुझे उम्मीद रखनी है। तो जब उम्मीद रखनी है तो अगर आप उसके डाउनफॉल में, या जब उसे बुरा फील हो रहा था आपने उसे सपोर्ट किया था, तो ऐसी उम्मीद बन ही जाती है कि जब आपको बुरा फील हो तो वो मौजूद हो। और अक्सर ये होता है कि नहीं होता ऐसा, तो बुरा लगता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इमोशनल होंगे तो लोग आपको इमोशनल फूल समझेंगे। जी। वैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने आपकी एक स्टोरी देखी थी। आपने कुछ लिख रखा था उसमें कि हाँ, हर कोई किसी ना किसी पे ट्रस्ट तो कर रहा होता है, इनडायरेक्टली लोग एक दूसरे पे जी भरोसा कर रहे होते जी हैं। हर इंसान एक दूसरे जी पे भरोसा कर रहा होता है, पर डायरेक्टली लोग एक दूसरे पे भरोसा करने से जी कतराते हैं। तो मुझे भी, मतलब मैंने उसको पढ़ा, मुझे भी काफी अच्छा लगा कि हाँ, ये रियली है। जब हम देखते हैं कि हम डायरेक्टली किसी से बोलेंगे भाई ये बात बता रहे हैं, आप किसी से शेयर नहीं करना, जी लेकिन हम उससे बताना भी चाह रहे होते हैं, जी पर उससे भी ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि कि शेयर ये ना, मैटर शेयर नहीं जी करना। जी पर मन में ये भी होता है कि हाँ कहीं वो शेयर ना कर दे, हाँ तो हम भरोसा करना चाहते हैं। हाँ सामने वाला भी बिल्कुल शो करता है कि हाँ, हाँ वो हम भरोसे के लायक है, तो ये चीजें होती हैं। फिलहाल के लिए मेरे मन में एक और बात आ रही थी कि जैसे हर किसी के लिए सक्सेस का अपना अपना मतलब है। जैसे जो हमारी ऑडियंस है, किसी के लिए सक्सेस का मतलब होगा कोई एग्जाम क्रैक करना, जी या एक घर बनवाना, हम्म, या अपनी बीवी के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ स्पेशल करना। जी हो सकता है कि उनके लिए हाँ सक्सेस हाँ हो, बिल्कुल। पर आपके लिए सक्सेस का डिफिनेशन क्या है? आप पैसे को प्रायोरिटी देते हो या हैप्पीनेस को?
वैसे मैं कहना चाहूंगा कि पैसा इम्पोर्टेंट तो बहुत है आज के जीवन में, जी क्योंकि मैंने एक लाइन भी पढ़ी थी कि पंखे के नीचे रोने से अच्छा है कि एसी के नीचे रो। जी तो सफलता पाना बहुत जरूरी है, मतलब सफलता का कोई निश्चित दायरा नहीं है, लेकिन पैसे कमाना आज के जीवन में बहुत जरूरी है। पैसे होंगे, क्योंकि शक्ति की ही पूजा होती है ऐसा कहा जाता है, जी पावर होगी आपके पास, पैसा से क्या नहीं हो सकता। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अगर बात करूं प्राथमिकता कैसे दूंगा, तो हैप्पीनेस को दूंगा। पैसे रहें लेकिन खुशी के साथ। ऐसी पोस्ट या ऐसी चीजें नहीं करनी है जिसमें पैसा तो बहुत ज्यादा हुआ था जी लेकिन मैं खुश ना रहूं। जी ऐसी चीजें करनी है मुझे, मतलब इंसान को ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसमें वो वो कार्य करने में उसे आनंद आए, यानी कि अच्छा फील हो, यानी कि जो काम आप करते हैं उसमें समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। जैसे आप आरजे का कार्य करती हैं जी तो आपको इसमें आनंद आता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि कैसे समय बीत जाता है, क्योंकि आपको पसंद है ये जी कार्य करना। तो हमें ऐसी फील्ड चूज करनी चाहिए जिससे हम दिल से कनेक्ट हों, यानी कि वो चीजें करें जिनमें हमें खुशी मिलती हो। और अगर मैं बात करूं तो खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा भी जरूरी है, ये कहना चाहूंगा। जी, ये वो तो बहुत सही जी बात कही आपने, क्योंकि पैसा नहीं होता है तो सारी खुशियाँ भी बिल्कुल हाँ लगती हैं कि भाई नहीं ये सब नहीं है। जी पर जब पैसा होता है फिर खुशियाँ होती हैं तो लगता हाँ है लाइफ की रियल सक्सेस तो यही है। वैसे बहुत लोग के पास बहुत पैसा होता है पर हैप्पीनेस नहीं होती, जी या बहुत लोग किसी स्टूडेंट ने क्लास में टॉप कर लिया या किसी ने कोई एग्जाम क्रैक कर जी लिया, बट उसकी मेंटल पीस नहीं सही है, उसके पास मेंटल पीस नहीं है। तो जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, आपकी बातों से भी लगता है कि हाँ आप स्टेबल हो, तो ऐसे में आप अपनी मेंटल पीस को बेस्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छे से चलने इजी जी गोइंग जाने के जी लिए क्या प्रैक्टिसेस करते हो, क्या करते हैं आप, जी। लाइफ स्टाइल शेयर करें। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे कभी भी होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जी हर कोई बुरा फील करता है चाहे जो हो, हम्म मतलब अंदर से लगेगा कि अब सब रुक सा गया है, जी या किसी की बात बुरी लग गई। हम्म तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी से कह दूं, जी तो या तो आपके पास अच्छे दोस्त हो तो आप उनसे कह दीजिए, हम्म सबसे इजी वे है कि आप उनसे कहेंगे तो वो कुछ समझाएंगे, अगर अच्छे हैं तो फिर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि आज के समय में सबके पास टाइम नहीं है, जी या टाइम होते हुए भी दिखावा करते हैं कि कि हम बिजी बिजी हैं। हैं। हाँ, तो ऐसा है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि मैं डायरी उठाता हूँ, जी और जो बुरा फील हो रहा है या जिसकी बात बुरी लगी है हम्म उसे मैं लिख देता हूँ। ओके और इससे क्या होता है कि ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। अगर आपको कुछ बुरा फील हो रहा है, कुछ कहना है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप डायरी उठाइए और लिख दीजिए। अगर बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है तो फिर लिख के कट काट कर दीजिए या दीजिए। फाड़ के डस्टबिन में डाल दीजिए। तो इससे बहुत ज्यादा इसे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और सच में ओके बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब आप लिखते हैं, जी क्योंकि जितनी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है और जितना आप सोच रहे होते हैं वो एज इट इज लिख देते हैं, फिर उसके बाद बहुत हल्का फील होता है। तो यही मैं प्रैक्टिस करता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी करनी चाहिए और आपको भी। जी, वैसे ये बहुत ही शानदार बात आपने जी कही। वैसे मैं भी लिखती हूँ और जी, ये बहुत ही मैंने अच्छी पढ़ा भी, प्रैक्टिस है हाँ बहुत कि ही। अगर आप लिखते हैं तो, क्योंकि लिखते वक्त क्या होता है ना कि हमारी जो बातें हम नहीं कह जी पा रहे होते हैं, लिखते टाइम हम उसको भी लिख जी, देते हैं। मैंने आपकी पोस्ट भी देखी थी एक बार कि आप लिखते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे से लिखते हैं, मतलब डिजाइन विजाइन एकदम, मतलब काफी सजाकर। ओह थैंक यू। एक्चुअली जी मुझे क्राफ्ट बहुत जी। पसंद है। पहले मैं छोटी थी, मैंने आपको बताऊं, मैं सोचती थी मैं क्राफ्ट का स्टार्टअप ओपन करूंगी। अच्छा। तो वो होता है ना, एक एप्टीट्यूड होता है हाँ, अंदर, और उस एप्टीट्यूड को जो हम एटीट्यूड में कन्वर्ट करते हैं तो हमको सक्सेस मिल और जाती आप है। बिल्कुल कर सकते हैं, अभी कोई टाइम थोड़ी ना गया जी, है आगे। फ्यूचर में जी देखते हैं कभी। जी फिलहाल के लिए मिलिंद, अगर मैं आपसे पूछूं आज के हमारे यूथ्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और यूथ प्रोफेशनल के लिए, अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें जी। तो आप क्या देंगे। आजकल मैं लोगों को देखता हूँ कि वो भावात्मक दृष्टि से बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे हो गए हैं, शून्य हो गए हैं, मतलब लोगों में फीलिंग्स नहीं बची हैं। मतलब मैंने देखा है फ्रेंडशिप में भी हम्म कि पहले तो लोग दोस्ती करते हैं, तुम्हें एकदम महान बताएंगे कि तुम बहुत ज्यादा ग्रेट हो। सोशल मास्किंग। हाँ, जी और उससे क्या होगा कि कभी भी देखोगे कि जो फेक लोग हैं वो क्या हम्म करते हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, पहले ही बात में आपसे कहेंगे कि हम लास्ट टाइम तक दोस्त रहेंगे। हाँ, फ्यूचर हाँ पहले दिन में फ्यूचर एक ही डिसाइड। दिन, क्योंकि जी उनको जल्दी रहती है कि जल्दी से मुझे हम्म ट्रस्ट गेन करना है जी इस इंसान का। और जब उन्हें एक बार पता चल जाता है कि
ट्रस्ट गेन हो गया है, हम्म, फिर वो अपना रियल एजेंडा पेश करते हैं, रियल फेस दिखाते हैं, जी, क्योंकि वो जानते हैं कि आप इमोशनली रूप से ज्यादा कनेक्टेड हो गए हैं। फिर डिपेंड वो हो गए आप अभी हाँ, उन पे। फिर उसके बाद क्योंकि इंसान जान जाता है बातों से ना, जैसे मेरे स्वभाव से देखकर लोग जान जाते हैं कि मैं थोड़ा दयालु किस्म का इंसान हूँ। जी, हाँ, मैं गुस्सा भी होता हूँ लोगों से तो माफ कर देता हूँ एक दो दिन बाद, ओके, होता हूँ तो बहुत ज्यादा होता हूँ लेकिन माफ कर देता हूँ। लेकिन जब इंसान ये समझ जाता है फिर आपको परेशान करता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि फेक लोगों से बचें और खुश रहें खुद में। प्रोफेशनल लोग जितने हैं या स्टूडेंट जितने हैं, भावात्मक रूप से जीरो नहीं होना है। आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो जाना है कि इमोशनलेस हो गए, आप किसी से मिलते नहीं, दोस्तों से मिलते नहीं, चाय पर चर्चा नहीं करते। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, जी, क्योंकि वही चीज है कि पब्लिक स्पीकिंग भी अगर आपको इम्प्रूव करनी है, जी, ये एक आर्ट है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, मान लीजिए आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, तो उस डिपार्टमेंट में भी कई चीजें ऐसी होती हैं, प्रोग्राम होते हैं 15 अगस्त के या और सारे होते हैं, वहां पर आपको मतलब सम्मान की नजर से देखा जाएगा कि जैसे मिश्रा जी आएंगे तभी, क्योंकि वही बोल लेते हैं। जी, हाँ, तो ऐसा है कि लोगों से मिलना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक बहुत ही प्यारी लाइन है जी, कि तुम बंजर हो जाओगे, तुम बंजर हो जाओगे यदि इतने व्यवस्थित ढंग से रहोगे, यदि इतने सोच समझकर बोलोगे चलोगे, कभी अपने दिल की नहीं कहोगे, सच को दबाकर झूठे प्रेम के गाने गाओगे, तो मैं तुमसे कहता हूं तुम बंजर हो जाओगे। तो इतना बंजर नहीं होना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, सीरियस होकर पढ़ना है। लेकिन या कोई भी कार्य कर रहे हैं, जब तक हम कोई कार्य कर रहे हैं उसमें 100% दें, लेकिन फिर हैप्पी रहना है और फैमिली के साथ भी खुश रहना है, परिवार को टाइम देना है, क्योंकि यही सारी मेन चीजें हैं। जी, बहुत ज्यादा रुपए हो जाएं और आप करोड़ों रुपए कमाते हो और मुंबई के एक प्लॉट में पड़े हो, कोई पूछने वाला नहीं हो कि आप कैसे हैं, तो उसका क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं जी। होगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही कि हमें इमोशनल फूल नहीं बनना है, बल्कि हमारे अंदर इमोशन होनी चाहिए। हम फेक पीपल्स को पहचान सके, जी, रियल पीपल्स को पहचान सके। और जो एक बात आपने कही कि जो फेक पीपल होते हैं वो पहली ही दफा में जी, हम हमारी खूब तारीफ करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आता है, मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा है, लव बॉम्बिंग, हाँ, जो वर्ड ट्रैप में हमें फंसाएंगे जी, जी, कि मिलन यू आर दी बेस्ट, हाँ, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा मिलन, सच अ वाव, आप कितना जी, प्यारा बोलते जी, हैं। जी, और ऐसे लोग हमारे पास 90% है। जी, मैंने बहुत सारे साइकोलॉजी के रिकॉर्ड पढ़े मिलन, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत इंटरेस्ट है। जी, तो यहाँ वहाँ पे ये होता है कि ऐसे लोग हमको इमोशनल ट्रॉमा देके जाते हैं, हाँ, और एक ही दो दिन या कुछ दिनों में ही या कुछ महीनों में ही हमको ये रियलाइज हो जाता है जी, कि वो फेक है, वो हाँ, टॉक्सिक है, वो हमें हम्म, पेन देगा। जी, बट उस टाइम होता ही है ना कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस काम नहीं करती, हम खुद को डिपेंड कर बिल्कुल, चुके होते हैं, हम ये अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होते हैं कि भाई हमको मूव ऑन करना पड़ेगा। जी, और उस वक्त हमें जरूरत होती है, या फिर हम खुद से इतने स्ट्रांग हो जी, कि हम निकल लेंगे, या फिर हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमारा साथ दे और हाँ, हमको उस परिस्थिति से निकालने में हेल्प हम्म। करे। लेकिन जब ये सिचुएशन होती है तो अक्सर आप अपने आप को अकेला ही पाते हैं। अकेला ही पाते हैं। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके साथ कोई होता है या शेयर कर दें अपनी बातों को और सही हो। वैसे मैंने देखा है हम यूथ्स में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि हम बहुत जल्दी फेक पीपल के ट्रैप में फंस जाते हाँ, हैं। और अब मान लीजिए कि मैंने मेरा एक क्लासमेट है, मैंने उसकी एक स्टोरी सुनी थी। वो बहुत डेडिकेटेड है, बहुत सेल्फ जी, डेडिकेटेड था, बहुत डिसिप्लिन था। उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ, बट अभी जो वो है, जी, उसने फेक पीपल के द्वारा किए गए इंसिडेंट को खुद के साथ एक बहुत ही अच्छे कमबैक में चेंज कर जी, दिया। अब उसकी बातों से लगता है कि जी, भाई इसके साथ ये होना जरूरी था। जी, इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी अच्छी बढ़ गई, हम्म, क्योंकि जब तक हम खट्टे अंगूर टेस्ट नहीं करेंगे हाँ, हमें कैसे मालूम होगा हाँ, कि अंगूर मीठे भी होते हैं। तो फिलहाल के लिए वही है कि पेन जी, को फ्यूल में बदलना है। जी, अब पेन को ऐसा नहीं कि एकदम रोतलू हो जाए और हमें उसको हाँ, ऐसा करना है कि हम कि लाइफ में और ज्यादा हाँ, बेस्ट कर सके। तो मिलियन जी, इसके बाद एक रैपिड फायर राउंड हम लोग जी, खेलेंगे, बिल्कुल, और उसमें जो भी मैं बात कहूंगी उसके बाद आपके मन में जो भी बात आती है उसको आप कहेंगे। सो शुरू करें। जी, सक्सेस या हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, बुक्स या सोशल मीडिया? बुक्स। फर्स्ट टाइप बुक्स। बुक्स मैंने स्टार्टिंग की थी, एक नोवेल पढ़ी थी 12th फेल। इसके साथ साथ आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो
कफन मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद जी की अच्छी कहानी है, वहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं। जी। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन। रिस्क या कंफर्ट जोन? रिस्क। ड्रीम जॉब या ओन बिजनेस? ड्रीम जॉब विथ ओन बिजनेस। ओके। वन वर्ड फॉर लाइफ? सुकून कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप कोई कार्य करें और सुकून मिल जाए, मतलब ऐसा लगे कि आज बेस्ट किया है और फिर अगले दिन फिर उसके लिए मोटिवेट रहे। इनर मोटिवेशन हाँ, आए जिसका तो अगर लाइफ में सुकून है जी। फिर आप कुछ भी अचीव करें, अगर आप थोड़ा भी अचीव करते हैं तब भी आप खुश रहेंगे। ओके। वन पर्सन हु इंस्पायर्स यू? अगर मैं बात करूं तो मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा सीखता हूं, क्योंकि मेरे पापा मतलब जब 40 एज के थे, 40 साल के थे, तब तक वो जीडीएस ही थे। तब तक हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक थी, मतलब जी। ग्रामीण डाक सेवक होता है 10 से 12 हजार रुपए सैलरी होती है। लेकिन पापा ने मेरे बहुत ज्यादा ट्राई किया, मतलब 40 की उम्र में जब पढ़ाई छूटे, एक अरसा बीत चुका हो, तो उन्होंने फिर से पढ़ाई करनी शुरू की और उन्होंने डिपार्टमेंट एग्जाम दिए। जी। उन्होंने जीडीएस से पोस्टमैन की परीक्षा पास की, जी। फिर पोस्टमैन से पीए पोस्टल असिस्टेंट होता है उसकी परीक्षा पास की। जी। वर्तमान में वो पोस्ट मास्टर हैं। तो ये जर्नी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। मैं किसी और से नहीं इंस्पिरेशन लेता, मैं अपने पापा से ही लेता हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर मेरे पापा 40 साल की उम्र में दो दो एग्जाम क्वालिफाई करके एक अच्छी पोस्ट ले सकते हैं, उनके अंदर डेडिकेशन है, तो मैं तो उनका बेटा हूँ, मैं तो और भी ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो मेरे लिए वही मोटिवेशन है। जी बिल्कुल। वन हैबिट एवरीवन शुड डेवलप? अगर मैं बात करूँ वन हैबिट की, तो सीखने की आदत। जी। हमें हर चीज से सीखना चाहिए। जैसे मैं रेडियो के लिए आया तो मैं ये भी हो सकता था कि मैं घबरा जाता कि अरे बहुत बड़ी चीज थी जी। और नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि मैंने सच में ये पहली बार मैं ऐसा एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। ओके। लेकिन मुझे सीखने की आदत है, मुझे मेरी यही क्वालिटी है, मैं हर जगह सीखने के पर्पज से ही जाता हूँ, चाहे जितना हार्ड काम हो। लेकिन मैं अगर मेरे पास ऑप्शंस आते हैं तो मैं अप्लाई जरूर करता हूँ। और इंसान के अंदर अगर सीखने की आदत है तो फिर वो बेहतर ही करेगा लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। और सीखने की आदत सब में होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात आपने कही है। जिसके अंदर लर्निंग की कैपेसिटी और एबिलिटी होती है वो कहीं भी जाए, जी। कोई प्रॉब्लम में ही क्यों ना हो, दुख में ही क्यों ना हो, जी। लेकिन उसके अंदर वो कुछ ना कुछ वहां से ऐसा जरूर निकाल लेगा जो उसके लाइफ में आगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। वैसे फाइनली मिलिंद, अब मैं आपसे जानना नहीं चाहूंगी, अगर आपको हमारे लिसनर्स को और हमारी पूरी ऑडियंस को, जो भी हमारे इस पॉडकास्ट को इतनी देर जी। से देख रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज देना हो तो जी। आप क्या देना पसंद करेंगे? मैं यहाँ के युवाओं को मतलब मैसेज देना चाहूंगा जी। कि कोई भी चीज हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, जी। या आप कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए, रूल के खिलाफ है, तो आपको उस पर बोलने की आजादी है और आपको उस पर बोलना चाहिए। यानी कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध कीजिए, क्योंकि संविधान सबको अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की जी। स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता हमें मिली है। और जब हम तर्क नहीं करेंगे, जब हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं रहेगा, तो हम चाहे जितने भी सक्सेसफुल हो जाएं उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपसे कोई मिले और आपसे प्रभावित ना हो तो ऐसे सक्सेस का क्या फायदा। तो जरूरत ये है कि मैं कॉलेज के भी युवाओं से कहना चाहूंगा, कई बार मैंने देखा है कि मुझसे मतलब मैं अक्सर समस्याओं को उठाता रहता हूँ कॉलेज में, जी। तो एक दो छात्र मुझसे आए थे कि ये समस्या है लेकिन भैया नाम न बताना मेरा। अच्छा। तो ऐसा होता है। जी। तो अगर आप इससे डर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम है, आप जानते हैं कि ये समस्या है, जी। लेकिन आप इससे डर रहे हैं कि आपकी बात न की जाए, तो फिर कोई कैसे आपको उस समस्या का समाधान दे सकता है। जी। क्योंकि मैं तो उस फील्ड से कनेक्टेड भी नहीं हूँ, मेरे सब्जेक्ट अलग है, मेरे सब्जेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ, आवाज उठाता हूँ, लेकिन मैं आवाज तभी उठाऊंगा जब कोई ऐसा साथ मिले कि जो ये कह सके कि हाँ समस्या है। जी। तो जो मतलब एक तरीके की हिम्मत है वो होनी चाहिए आप में, कि आपको सवाल पूछने की हैबिट होनी चाहिए। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो आप सवाल जरूर पूछें, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपके साथ गलत ही हो जाएगा। आज आप एक छोटी सी बात के लिए प्रश्न नहीं करते हैं तो कल को आपके सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और
वो अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे को दे दी जाएगी और आप मुंह ताकते रह जाएंगे। तो इसलिए सवाल पूछना जी। शुरू कीजिए, यही मैं ये कहना बात चाहूंगा। बिल्कुल सही आपने कही जी। कि हमें पॉजिटिवली अपना जी। ओपिनियन रखना चाहिए, और अगर गलत हो रहा है तो विरोध तो कीजिए। उसका विरोध करिए, और बिल्कुल करिए। आपका कॉन्स्टिट्यूशन और आप जिस देश में रहते हैं वहाँ के युवा क्या कुछ नहीं कर सकते, और एक युवा होने के नाते जी। हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, तो और विशेषकर हमारे साथ गलत हो रहा है, या हमारे डिपार्टमेंट में कुछ गलत हो रहा है, या हमारे इंस्टीट्यूशन में कुछ या गलत हमारे हो रहा है, देश में कुछ गलत हो रहा जी है बिल्कुल, आज की तो कंडीशन के हिसाब से, तो वैसे ही मतलब तो हमें पॉजिटिवली अपने आंसर को देना चाहिए। तो फिलहाल के लिए आज हमने बहुत सारी बातें की, और अभी का जितना भी हमारा जी। और आपका कन्वर्सेशन रहा, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल जी। था। और आई थिंक इस बात को सुनकर हमारे गोंडा के जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, पब्लिक स्पीकिंग में जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, या कहीं से भी आप हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हमारे जी। यूथ्स को बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पर उनको क्लियरिटी मिली होगी, एक Of ऐसा मोटिवेशन मिला होगा। और एक बहुत ज़रूरी बात कि देखिए, सबसे ज़रूरी है आज के टाइम पे कि आपका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये सेंस नहीं है कि फाइनेंशियली कैसा है, बैकग्राउंड आई मीन कि आपके दोस्त कैसे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं, और अपने पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और आपके पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ज़रूरी है कि एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग आप अपने पेरेंट्स के साथ रखें, उनको अपना इनर मोटिवेशन बनाएं जिससे आप और आगे बढ़ सकें, और विशेषकर साथ उनका रखें जो मदारी की तरह बस आपको प्रभावित ना करें, बल्कि आपके अंदर एक बेहतरीन परिवर्तन लेकर आएं, आपको नकारात्मकता से सकारात्मक की ओर मोड़ दें। ऐसे दोस्तों का साथ जी। रखें। तो दोस्तों, वो आज का ये पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है, और उसके पहले थैंक यू सो मच मिलिंद। मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा रेडियो अवध की इस टीम को कि मुझे ऐसा अवसर मिला और मुझे ऐसा मंच प्रदान किया गया कि मैं अपने विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत कर सकूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक लाइन कहना चाहूँगा जी। कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता जब है नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। धन्यवाद जी, बहुत ही शानदार बात आपने कही, और इन्हीं बातों के साथ फिर से हमारी आपकी मुलाकात तो होती रहेगी, क्योंकि बहुत ही सार्थक कन्वर्सेशन था। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे भी। और हमारे दोस्तों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और खास व्यक्तित्व के साथ, किसी खास कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने कैरियर पे फोकस करिए, अपने परिवार को प्यार करिए, अपने दोस्तों के साथ रहिए, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाइए। धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय।